हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो एक दूसरा टॉपिक है, मतलब चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है मात्रक तथा मापन, यानी कि यूनिट्स एंड मीज़रमेंट। तो यूनिट्स एंड मीज़रमेंट नाम के इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। फिर हमने वहाँ पर 4 बलों के बारे में भी डिस्कशन किया था, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और इसी के साथ साथ कुछ घटनाओं के बारे में बात किया था, कुछ आविष्कारों के बारे में बात किया था। ये सब चीज़ें हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन क्या है, यानी कि मीज़रमेंट क्या है। तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है केल्विन। आपने सुना भी होगा, जैसे तापमान होता है उसको हम केल्विन में मापते हैं। तो केल्विन ने ये कहा है कि फिजिक्स इज बेसिकली मीज़रमेंट, यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, मापन की विज्ञान है। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मीज़रमेंट। तो जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें किसके बारे में जानकारी होना चाहिए, मीज़रमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये मीज़रमेंट होता क्या है और किस चीज़ का ये मीज़रमेंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 बर्तन दे दिए जाएं। सपोज कर लीजिए हमारे पास में देयर आर 2 पॉट्स मान लीजिए हैं हमारे पास में। एक ये इस तरीके से है और एक हमारा इस तरीके से। दोनों बर्तन है हमारे पास में, और एक में यहाँ तक पानी भर दिया है और एक में यहाँ तक पानी भर दिया है। तो आप इन दोनों बर्तनों को देख करके ये बता सकते हो कि इसमें जो पानी है वो इस वाले पानी से क्या है, ज़्यादा है। वाटर जो है 1 वाले में दूसरे वाले से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है या दूसरे वाले में कितना कम है ये आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते हो। तो इस घटना को या इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ राशियों की, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये हम बता पाएंगे कि इसमें इतने लीटर ज़्यादा है और इसमें इतने लीटर। तो यही जो तुलनात्मक अध्ययन है, वस्तुओं की जो मात्राएं हैं उनका जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मापन कहा जाता है। या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं किसी वस्तु के परिमाण को आंकिक मान में प्रदर्शित करना। अंकों में या आंकिक मान में, या हम कह सकते हैं इसको अंकों में, आंकिक मान में प्रदर्शित करना बेसिकली क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब सीधी सी बात है, जैसे आपने यहाँ पर पानी लिया था, तो पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम नाप सकते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम नाप सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, जैसे कि आत्मा है, स्पिरिट। इसको हम मीज़र नहीं कर सकते, लेकिन होती है, दिस इज़ अ क्वांटिटी, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। तो अब हम कौन सी ऐसी वस्तुएं या कौन सी ऐसी चीज़ों को डिफाइन करेंगे जिनका मापन किया जा सकता है। तो अब इसके लिए हम बात करेंगे भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनको हम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। और यही वो राशियाँ हैं जिनका हम मापन करेंगे, क्योंकि इनको हम माप सकते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। बाय लेंथ है, हमने डायरेक्ट पैमाना लगा दिया, हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी राशियाँ जिनको हम अप्रत्यक्ष रूप से मीज़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है हमको, तो हम उसको डायरेक्टली, कोई मीटर हमारे पास नहीं है जिसके जरिए हम उसको माप सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से हम दोनों के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, मापन है,
ठीक है। तो दूरियां हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, द्रव्यमान है, लंबाई, समय है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटीज़ कैसी हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया आपके पास में, ये सब क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, वेग हो गया और भी बहुत सारी राशियाँ हैं। ये सब कैसी राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ। तो ये हमने कर लिया कि भौतिक राशियाँ क्या है और मापन क्या है। अब मापन जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट है उसको कहा जाता है मानक मात्रक। क्या कहते हैं, मानक मात्रक होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम आंकिक मान कहते हैं। हमने अभी बताया था कि जो मापन है उसको हम क्या करते हैं, ये तुलनात्मक विधि है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी वस्तु के जो कोई की जो वैल्यू है, किसी वस्तु का जो मान है उसको हम आंकिक मान के पदों में क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसमें ही दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है मानक मात्रक और एक हो जाता है आंकिक मान। तो सबसे पहले मैं परिभाषित कर देता हूँ कि मानक मात्रक क्या होता है और फिर आंकिक मान क्या होता है। तो मानक मात्रक दोस्तों क्या है कि किसी भी वस्तु का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, किसी भी जैसे मान लीजिए हमारे पास में लंबाई है, तो उस लंबाई का एक ऐसा जो छोटी सी इकाई होगी, उस लंबाई की सबसे छोटी वाली इकाई, उसको हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे, मानक मात्रक कहेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि लंबाई के लिए। लेकिन इस जो छोटी से छोटी इकाई है इसमें हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जैसे लंबाई की बहुत सारी छोटी इकाइयाँ हैं, मीटर है, माइक्रोमीटर है, ये सब हैं, लेकिन हमने क्या किया है, किसी एक वैल्यू को ही मानक मात्रक बनाना है। तो मानक मात्रक जो बने वो उसके पास में चार प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली ये बात है कि ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट रूप से ये कैसी होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ये है कि ये जो भी हम डिफाइन करें, जो भी परिभाषित करें, उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकें, दोबारा प्राप्त करने योग्य हो। तीसरा ये है कि इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है हमारे पास में, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा एरर आ जाएगी। तो इतना पैमाना बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से हम उसको दोबारा प्राप्त भी कर सकें और इजीली वो अवेलेबल भी हो जाए। जैसे मीटर स्केल है, इट्स इजीली अवेलेबल, आपको कहीं मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इसको इंटरनेशनल मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। तो इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी जिसमें होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा भैया मानक मात्रक। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए चार, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, रीअचीवेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। और अब उसके साथ साथ जो मापन का दूसरा हिस्सा है उसका नाम है आंकिक मान। तो आंकिक मान का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपने मान लीजिए हमारे पास में मिठाई है, मिठाई क्या है, मिठाई है, तो उस मिठाई का वेट जो है वो 2 किलोग्राम है। कितना है, 2 किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम है ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा सिंगल यूनिट है, एक ऐसी एकांक वैल्यू है जो हमारा बहुत बार इस्तेमाल किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल है। और ये 2 किलोग्राम है, ये एक आंकिक मान है, ये एक शुद्ध संख्या है। ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी। इसका मतलब ये है कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, वो कितने क्वांटिटी में है और उसका मात्रक क्या। अभी ये हो जाता है आपके पास में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में आंकिक मान सेम है, लेकिन हमारा जो किलोमीटर है यानी कि जो मात्रक है वो क्या हो गया, बदल गया। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी जब किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है यानी कि क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम दो पदों में व्यक्त करेंगे। पहला पद होगा आंकिक मान और दूसरा क्या होगा, मानक मात्रक होगा। तो बिना मानक मात्रक के कोई भी राशि आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये मापन जो है ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मापन है क्या, इसको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि ये एक तुलनात्मक विधि है जिसके जरिए से हम किसी भी वस्तु के मान को प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसमें दो वैल्यूज आएंगे, दो चीज़ें हैं, मानक मात्रक और फिर आंकिक मान। आंकिक मान एक शुद्ध संख्या है और मानक मात्रक एक ऐसी वैल्यू है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसके पदों में हम किसी भी राशि को व्यक्त कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो एक यूनिट होता है, ये एक एकांक वैल्यू है, जैसे लंबाई की मीटर हो गई, किलोग्राम हो गई, इस तरीके से। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, इसको दोबारा प्राप्त किया जा सके, ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए इजीली, और ये इंटरनेशनली इसको मान्यता प्राप्त हो। तो ये इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मात्रक में होनी चाहिए। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं
कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मात्रकों की प्रणाली, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लंबाई हो गया, किलोमीटर में मीटर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मापन कर सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रणालियाँ बनाई हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम या इस तरीके की चीज़ें हम उनको मापा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रणाली हैं, 4 प्रणाली हैं, जैसे सीजीएस प्रणाली है, एफपीएस प्रणाली है, एमकेएस है और एसआई प्रणाली है। तो सीजीएस प्रणाली क्या है, इसमें हम जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि इसमें जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में मापा जाएगा, जो द्रव्यमान है ये लेंथ के लिए हो गया, मास के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं और समय के लिए हम हमेशा सेकंड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया टाइम के लिए। और ये फ्रेंच प्रणाली है और इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी तरीके से एफपीएस है, ये ब्रिटिश प्रणाली है, इसमें लंबाई को हम फुट में मीज़र करते हैं, मास को पाउंड में मीज़र करते हैं और समय को वही सेकंड में मीज़र, समय तो सेकंड में ही मीज़र करेंगे चाहे कोई भी प्रणाली। इसी तरीके से एमकेएस प्रणाली, इसको मीट्रिक प्रणाली कहते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, मीट्रिक प्रणाली में मास को हम लेंथ को मीटर में मापा जाएगा और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा और समय को क्या किया जाए, सेकंड में जाएगा। तो ये बहुत सारी प्रणालीज़ हैं, बहुत सारे मतलब सिस्टम हैं। सीजीएस हो गया आपके पास में, एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हैं, बहुत सारे जगहों पर, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मीज़र किया गया, फ्रेंच में मीज़र किया गया, ब्रिटिश में आओगे तो वहाँ की दूसरी प्रणाली है। तो ये सब कुछ समस्याएँ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। इनको हल करने के लिए सन 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीज़रमेंट है, उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि ये जो 1, 2, 3, 4 इतने तरीके के जो सिस्टम बने हुए हैं, इनको हटा करके हम क्या करते हैं, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स नाम से इन्होंने क्या किया, एक नई प्रणाली का गठन किया। इसी को हम एसआई यूनिट कहते हैं और इस एसआई यूनिट के तहत, इस एसआई सिस्टम के तहत हमारे पास में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं और इन्हीं को अब मेनली मान्यता प्राप्त की गई है और इनके जो मूलक मात्रक हैं, जो साइन हैं, यही अब इंडिया मतलब मॉडर्न एज में यही हर जगह मान्य है। तो इसमें 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, पहली लंबाई मान लीजिए, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथी जो है हमारे पास वैद्युत धारा, 5वीं जो है वो ताप है, 6ठी जो है ज्योति तीव्रता है, 7वीं पदार्थ की मात्रा है। और इन सब के जो मात्रक हैं वो आपके पास लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगा। पदार्थ की मात्रा का मोल है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, ताप का केल्विन है और ये एम्पियर है। तो इस तरीके से ये 7 मूल राशियाँ हैं और इनके 7 मूल मात्रक हैं। इसी तरीके से 2 पूरक राशियाँ हैं, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन है और इसका जो घन कोण का मात्रक है वो स्टेरेडियन है। इसी तरीके से इसके माप प्रतीक भी दिए हुए हैं, तो ये आप चाहिए तो इनका क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये बेसिक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मूल राशियाँ क्या होती हैं। जैसे हमने डिफाइन तो कर दिया कि 7 मूल राशियाँ होती हैं, अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट के अनुसार हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं और इनके 7 मूल मात्रक भी हैं। लेकिन ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, बेसिकली मूल राशि क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो इसको अब हम परिभाषित करते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसका मतलब ये है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी हो या फंडामेंटल यूनिट हो, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज़ independent from other quantities, it is independent from other quantities, यानी कि यह अन्य मात्रकों से या राशियों से क्या है, अन्य राशियों से स्वतंत्र होनी चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि इसे किसी अन्य मात्रक के पदों में ना लिखा जा सके। ये 2 जो हैं विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी फंडामेंटल यूनिट में, यानी कि मूल मात्रक में या मूल राशि में। मूल मात्रक क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और उनको हम दूसरे मात्रकों के पदों में नहीं लिख सकते हैं। तो ये 2 अगर खासियत है किसी चीज़ में, तो उस मात्रक को कहेंगे हम फंडामेंटल यूनिट, यानी कि
मूल मात्रक कहेंगे, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में लंबाई है, तो अब लंबाई जो है वो मूल राशि है और इसका जो मात्रक है वो है मीटर। अब आप मीटर को कहो कि किलोग्राम के पदों में लिख सकते हो तो नहीं लिख सकते, इसी तरीके से किलोग्राम को मीटर के पदों में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो 7 जो मूल इकाइयां हैं, जो मूल मात्रक हैं, इनको आप किसी के दूसरे पदों में नहीं लिख सकते हो। मतलब मीटर को आप लंबाई के टर्म में नहीं लिख, मीटर को आप किलोग्राम में नहीं लिख सकते हो, मीटर को आप जो है एम्पियर के पदों में नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से किसी भी एक मूल राशि को दूसरी मूल राशि के पदों में लिखा जाना असंभव है। और ऐसी सभी राशियां जिनको दूसरी राशियों के पदों में नहीं लिखा जा सकता है या जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं तथा उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हैं। इसके अलावा जो है सारी राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशि का मतलब है कि ऐसी राशियां जो 2 या 2 से अधिक, ऐसी राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से, बेसिकली व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए चाल है, तो चाल बराबर क्या है आपके पास में, दूरी बटे समय या लंबाई बटे समय। तो लंबाई एक मूल राशि हो गई, समय क्या हो गया, दूसरी मूल राशि हो गई। तो इसका जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है आपके पास में मीटर और प्रति सेकंड। मीटर और प्रति सेकंड, इसका मतलब इसमें मीटर भी है और सेकंड भी है। इसका मतलब ये 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बना। इसी तरीके से जितनी भी वो राशियां हैं, यहाँ पर देखिए तो ये जो है आपका मात्रक, इसका मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब मीटर भी है और सेकंड भी है। तो इसका मतलब ऐसी सभी राशियां जिसमें जो हमारा जो मूल मात्रक हो उसको जो मात्रक हो उसको मूल मात्रकों के पदों में लिख सकते हैं, ऐसा मात्रक क्या कहलाता है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है डेराइव्ड, यानी कि निकाला गया। तो कोई भी चीज़ जो मूल मात्रकों से निकाली जाएगी उसी को कहेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक, जिसको उत्पन्न किया जाएगा। व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न किया गया। कहाँ से उत्पन्न किया गया, मूल राशियों से उसको उत्पन्न किया जाएगा। तो ऐसी सभी राशियों को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। ठीक है, अब हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने बात कर ली कि मूल राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या हैं, तो अब इन्हीं से संबंधित कुछ जो है आपको मैं छोटे बड़े मात्रक बता देता हूँ। जैसे लंबाई को मापते हैं, मेनली हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, जो भी कक्षा 11 में पढ़ेंगे वहाँ पर हम 3 चीज़ों को खासकर पढ़ेंगे, मास यानी कि द्रव्यमान, फिर उसके बाद लंबाई यानी कि ये आपका हो गया मास, इसी तरीके से लेंथ और उसी तरीके से टाइम यानी कि समय, यानी कि ये केजी हो गया, ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में। तो यही 3 चीज़ें हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो इन्हीं का मेजरमेंट भी हम करेंगे, क्योंकि जिसको ज़्यादा पढ़ना है उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेंटीमीटर है, जैसे मान लो ये लंबाई के छोटे पैमाने हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर और 10 के पैमाने 2 मीटर, मिलीमीटर को हम, और चूँकि मीटर में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मीटर हमारा क्या है, मूल मात्रक है। तो जो भी लिखा जाएगा वो किसके पदों में लिखा जाएगा, मूल मात्रक के पदों में। इसी तरीके से मिलीमीटर का 3 10 की घात -3, माइक्रोमीटर का 10 की घात -6, एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब ये वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से लंबाई के कुछ बड़े पैमाने भी होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये आपको मालूम भी होगा। और 1 मील जो है वो किसके बराबर होता है आपका, 1 मील जो है वो बराबर होता है 1604 मीटर के। इसी तरीके से लंबाई के 3 और बड़े मात्रक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है दोस्तों, उसी को कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक। और इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10 की घात 11। कितना, 10 की घात 11। ये पावर आपको जरूर याद रखनी है, यानी कि 10 की घात 11 मीटर है, तो इसका मतलब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की जा रही है। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि हमारे पास में जो प्रकाश है, यानी कि जो लाइट है, उसको अगर हम निर्वात में भेजें तो वो 1 साल तक जितनी दूरी तय करेगी वही क्या कहलाएगी, उस दूरी को क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है, दूरी है। वर्ष, इसमें वर्ष लगा हुआ है तो इससे ये लगता है कि ये समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष काहे का मात्रक है आपके पास में, दूरी का मात्रक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि एक वर्ष में यानी कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। अब प्रकाश की चाल क्या होती है आप जानते होंगे, 3 × 10 की घात 8। अब समय कितना लग रहा है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन।
और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल समय सेकंड में आ जाएगा। ये सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी के बराबर होता है। तो ये जो पावर है, घात है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, दूरी दूरी दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी है। खगोलीय मात्रक क्या है, दूरी है ये भी, और ये होती है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अब लास्ट में एक और मात्रक है जिसको कहा जाता है पारसेक। तो पारसेक क्या है, इसको आप चित्र से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पृथ्वी है आपकी और ये हमारा सूर्य है। तो पारसेक, देखिए ये पारसेक है। तो पारसेक वह दूरी है, पारसेक क्या है, पारसेक वह दूरी है जिस पर, एक पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप, ये देखिए ये जो चाप है ये बेसिकली चाप है, इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो एक खगोलीय लंबाई का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो एक पारसेक वह दूरी है जिस पर, एक खगोलीय मात्रक वह दूरी है जिस पर एक पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। तो ये पारसेक क्या है, वो दूरी जिस पर एक खगोलीय लंबाई का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करे, उसे क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। अब इसको कैसे हम मान निकालेंगे, वो है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, आपको पता ही है। अब चाप हमने बता दिया कितना होना चाहिए, एक खगोलीय मात्रक यानी कि 1.496 × 10⁻11 होना चाहिए। और 1 सेकंड का मतलब क्या है, अब चूंकि हम जब गणित में कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा सब कुछ रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में करने के लिए 1 सेकंड में कितने डिग्री होता है, 1/60 × 60, इतने डिग्री हो गया। और डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक पारसेक जो होगा आपका वो आ जाएगा 3.084 × 10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 10⁻16 मीटर। अब ये आपको याद रखने का मैं इजी तरीका बता देता हूँ। जैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो आपका 10⁻11 मीटर के ऑर्डर का होता है, एक लाइट ईयर जो है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसी तरीके से एक पारसेक जो है वो आपका 10⁻16 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये अगर इतना याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। वैसे याद रखा जा सकता है, 1.46496 हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 9.46 और × 10⁻15, और ये हो जाएगा आपका 3.084 × 10⁻16 मीटर। इस तरीके से ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। तो हमने लंबाई के छोटे मात्रक भी देख लिए और बड़े मात्रक भी देख लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली जो राशि है जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान में बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे मिलीग्राम है, किलोग्राम है, मतलब ये सब देख सकते हो आप, क्विंटल है, ठीक है। इसमें जो मेन हमें लगा वो आपका है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, एक मतलब किसी कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसके 1/12वें भाग को ही क्या कहा जाता है, 1 MU कहा जाता है। यानी कि कार्बन 12 के किसी भी परमाणु का जो 1/12वां द्रव्यमान होगा उसी को क्या कहेंगे हम, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। और इसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27 kg होता है, क्योंकि हमने kg को माना हुआ है अपने मात्रक लंबाई का जो यूनिट है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको हमें ध्यान में रखना है, याद भी रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक AMU, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि आपको याद रखनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ लिया अभी कि लंबाई के मात्रक क्या होते हैं, लंबाई में कौन कौन से मात्रक होते हैं, छोटे बड़े। इसी तरीके से समय में भी मात्रक हो सकते हैं, जैसे सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड होता है। ये सब आप बहुत ही सिंपल है, मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड, माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड, एंगस्ट्रॉम, इसी तरीके से नैनो सेकंड हो सकते हैं। तो ये आपको कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और इसी तरीके से 1 घंटा हो सकता है, मतलब मिनट हो सकता है, वर्ष हो सकता है। तो ये सब जो है बड़े मात्रक है समय के। इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर लंबाई मापने की विधियाँ बताई गई हैं, जिसमें से 3 विधियाँ तो एक ही जैसी हैं, जैसे कि प्रतिध्वनि विधि, लेज़र विधि और सोनार विधि। अब प्रतिध्वनि में हमने किसी साउंड को यूज़ किया है, लेज़र में हम प्रकाश को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उसकी चाल आ जाएगी बस, और सोनार में जो ध्वनि होगी उसको यूज़ करेंगे, तो और कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। अब प्रतिध्वनि का क्या प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने किसी ने बोला कुछ और ये पहाड़ी है, इससे गई मूल ध्वनि जो है यहाँ तक गई। प्रतिध्वनि का मतलब इको, जैसे किसी चीज़ को फेंको दीवार से टकरा करके वो वापस आ जाए, ठीक है। तो यही क्या है आपका प्रतिध्वनि है, यानी कि इको है।
तो बोला यहाँ से किसी ने चिल्लाया, तो आप देखते होंगे कि जब कहीं बोला जाता है तो वो आवाज़ गूंजती है वहाँ पर, वही गुंजन, वही क्या कहलाता है, इको कहलाता है। जब बोला तो ये मूल ध्वनि गई और ये वापस आई, पहले एस दूरी पर गई और फिर एस दूरी वापस आई, तो इसने टोटल दूरी कितना चला 2s, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, 2s बराबर v इंटू टी हो गया। तो दूरी बराबर कितना होगा v इंटू टी बटे 2, यानी कि किसी भी आप जगह पर अगर खड़े हो और उस जगह से किसी पहाड़ी की दूरी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस समय से यानी कि इस फार्मूले से हम उसके बीच की, दोनों के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमने लेज़र को इस्तेमाल किया है तो v बराबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल आ जाएगी। इसी तरीके से सोनार से हम पनडुब्बी वगैरह जो होती हैं समुद्र सतह के कितना नीचे है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं, एक सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसको हम लगाने वाले हैं। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है पृथ्वी से सूर्य की दूरी दी हुई है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसको हम कैसे लिखते हैं, d बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना दिया हुआ है। और इन्होंने कहा क्या है, जो थीटा है वो कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, जो व्यास है वो ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारा ये सूर्य है, ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी से हमने जब इसको इस तरीके से देखा, इसको लंबन विधि कहा जाता है बेसिकली। तो लंबन विधि से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो सूर्य है उसका व्यास निकालने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने देखा भी था कि ये है आपका, ये सन है इस तरीके से। अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है और ये कोण हमको दे दिया गया है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, या इस वाले भी फार्मूले से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में, इसको ऐसे ही ले लीजिए, ये सन हो गया हमारे पास में और ये हो गई अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। तो अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई हमारे पास में, और ये क्या है, सूर्य की कोणीय दूरी दे दिया गया है। कोणीय दूरी, सूर्य से दूरी, पृथ्वी से सूर्य की, ये सूर्य है अगर सेंटर है, दोनों के बीच की औसत दूरी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और क्या निकालना है, सूर्य का व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होगा सूर्य का, यही व्यास होगा सूर्य का, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये ऐसे, इसको हम ड्रा कर लेते हैं फिर से। ये मान लीजिए सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, इसका ये सेंटर है, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सन हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया कोण, कोण बराबर क्या होता है, चाप, चाप भी लगभग डायमीटर के ही बराबर होगा। तो चाप बटे क्या हो जाएगा, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। तो कोण बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या, यानी कि d बराबर हो जाएगा स्मॉल d इंटू थीटा, वही हो जाएगा। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। स्मॉल d हमें दे दिया है, थीटा को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए। तो जैसे आपने बताया कि जो d है वो d इंटू स्मॉल थीटा के बराबर। अब ये जो फार्मूला है, यानी कि जो सूत्र है, इसमें थीटा हमारा होना चाहिए रेडियन। हमने पहले बताया था पार्सेक जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसके लिए हमें दिया हुआ है 2000 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट, और 60 × 60 घंटा। तो ये डिग्री में बदल गया। अब इस डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन बदलना है। तो π/180 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा ये हो जाएगा, d दिए हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसको आप रख दीजिए। तो ये 0 0 0 तीनों कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास में 2 3 6। तो π/18 इंटू 18, इसको आपको सॉल्व करना है और कैपिटल D की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कुछ भी आएगा जो भी मीटर में आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सूर्य का व्यास निकाल सकते हो। आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका मैं आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।